नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 10 B1 B2 वीज़ा का क्वेश्चन आंसर। दोस्तों ये हिंदी में होगा। दोस्तों मैं टॉप 10 क्वेश्चन आंसर्स कवर करूँगा, जिसको आप अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेंगे, उस पर काम करेंगे तो आपका वीज़ा अप्रूव होना चांसेस बढ़ जाएगा। करना ही है, आपका वीज़ा अप्रूव होना ही है। दोस्तों चलिए, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे दोस्तों, डायरेक्टली टॉपिक पे आते हैं। दोस्तों सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है कि पर्पस ऑफ विजिट, आप यूएसए क्यों जा रहे हैं। दो रीज़न हो सकता है दोस्तों। एक तो पर्सनल विजिट, आप घूमने के लिए जाना चाहते हैं, या फिर अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, अपने फैमिली से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, जैसे बेटा बेटी हो जाए। दूसरा चीज़ होता है कि बिजनेस क्या होता है, अभी कॉन्फ्रेंस के लिए जाना चाहते हैं, आपका बिजनेस है, अपने क्लाइंट से मिलने के लिए जाना चाहते हैं, आप किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, आपका कंपनी भेज रहा है, जैसे कि आप क्लाइंट के मिलने के लिए, या फिर क्लाइंट ऑफिस के लिए, या फिर आपको खुद के जो भी इंडिया में ऑफिस है और यूएस ऑफिस में मिलने के लिए, या फिर हो सकता है कि छोटा सा इंटरनल ट्रेनिंग के लिए भी। दोस्तों तो अच्छी तरीके से दोनों का क्वेश्चंस का आंसर आर्टिकुलेट करके आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा ऑफिसर को यूएस एम्बेसी में, तभी अप्रूव हो पाएगा। दोस्तों अगर आप जा रहे हैं लेकिन आप बता नहीं पा रहे, प्रेजेंट नहीं कर पाए, तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। सिंपल थिंग, आप अपने बेटे से मिलने के लिए जा रहे हैं, बेटी से मिलने के लिए जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, इन्विटेशन है या नहीं, हो सकता है कि कोई सेरेमनी हो, कोई गेट टुगेदर हो, या फिर कोई सेलिब्रेशन हो, या फिर कोई ग्रेजुएशन सेरेमनी हो। अगर बिजनेस की बात करो तो हो सकता है किसी डील के बारे में कोई मीटिंग्स को, नए प्रोजेक्ट के बारे में मीटिंग्स को, या फिर कस्टमर्स से कोई मीटिंग हो, कुछ भी हो सकता है। इसको सपोर्ट करने के लिए इन्विटेशन लेटर लीजिए, कोई डॉक्यूमेंट रखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, आप क्या जॉब करते हैं या फिर आप क्या बिजनेस करते हैं। दोस्तों जब जॉब करता है, मतलब जॉब का क्वेश्चन आता है, आपको ये भी 2-3 लाइन पे क्लियरली बताना पड़ेगा, विथ वेरी स्ट्रांगली बताना पड़ेगा। अब कोई जॉब कर रहे हैं तो आपको ऐसा प्रेजेंट करना पड़ेगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट जॉब है, और ये जॉब कंटिन्यू करने के लिए आपको वापस आना पड़ेगा। हो सकता है कि आप किसी कंपनी में एज ए मैनेजर जॉब कर रहे हैं और 10 लोग आपको रिपोर्ट करते हैं, और आपका जॉब ये है कि आपको 10 लोग का काम देखना है। एट द एंड ऑफ द डे यू हैव टू गेट द वर्क डन। और आप यूएस इसीलिए जा रहे हैं क्योंकि इसी सिलसिले में आपको क्लाइंट से मीटिंग करना है, इस जॉब को कैसे एनहांस करना है, या फिर कोई एडिशनल प्रोजेक्ट आने के लिए। ध्यान में रखिए कि आप यूएस जाके जॉब नहीं करेंगे, मीटिंग्स करके वापस आएंगे। और बात करूं कि मतलब आपका बिजनेस भी ऐसा होना चाहिए, कोई सस्टेनेबल बिजनेस हो। ऐसा नहीं कि कल 1 साल पहले शुरू किया, 6 महीने पहले शुरू किया। कुछ सालों से आपका बिजनेस, आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, फैमिली बिजनेस नहीं होना चाहिए। यह नहीं कि मेरा पिताजी का, किसी का बाप दादा का था, मैं देख रेख कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता। आपका खुद का बिजनेस होना चाहिए, और आपका रेगुलर इनकम होना चाहिए। ये सब विथ डॉक्यूमेंट आपको प्रूव करना पड़ेगा, बैंक स्टेटमेंट हो जाए, ITR हो जाए, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो जाए, कुछ भी हो। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जॉब में हो या बिजनेस में हो। रेगुलर इनकम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जॉब भी यानी कोई सस्टेनेबल जॉब होना चाहिए, यानी कि स्टेबल जॉब होना चाहिए, बिजनेस भी स्टेबल होना चाहिए। थर्ड पॉइंट दोस्तों, आपको पूछेंगे कि आर यू मैरिड, क्या आपको शादी हो गया है, आपका शादी हो गया है, या फिर आपके फैमिली में कौन कौन है। सिंपल चीज़ दोस्तों, अगर आपका शादी हो गया है तो बताना कि शादी हो गया है, मैं इनके साथ रहता हूँ, और आपका चांस बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको होम टाइस बढ़ जाता है। और अगर शादी नहीं हुआ तो मतलब थोड़ा सा, मैं नहीं कहूँगा कि कोई दिक्कत है। देखिए, जब मैं यूएस वीज़ा अप्लाई किया था, मैं भी सिंगल था। इसका मतलब ये है कि सिंगल वाले को नहीं मिलेगा। प्लस पॉइंट हो जाता है अगर शादी हो तो, राइट। अगर शादी नहीं हुआ, एंगेजमेंट हुआ है, तो ये भी बता सकता है कि नहीं शादी नहीं हुआ बट एंगेज हुआ हूँ। जैसे आप बोलेंगे एंगेजमेंट हुआ है, तो आपकी फियांसी का मतलब क्रॉस क्वेश्चन का डिटेल पूछेंगे, आप डिटेल तैयार रखना। अगर सचमुच में आपका एंगेजमेंट हुआ तो ऑब्वियसली अपने फियांस का डिटेल पता रहना चाहिए आपको। तो दूसरा क्वेश्चन पूछेंगे कि हाउ मच डू यू अर्न। अगर जॉब करें तो आपका सैलरी कितना है, आप बिजनेस करें तो आपका इनकम कितना है। तो ये जो है आपका सैलरी बता देना, एनुअली भी बता सकते हैं, मंथली भी बता सकते हैं, और बताना इंडियन रुपीज़ में, INR में। ये कन्वर्ट करके US डॉलर में बताना मत, वो भी एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। आपको इंडियन रुपीज़ में ही बताना पड़ेगा। अगर आप इंडिया से बाहर हैं, आप अपने लोकल करेंसी में ही बता सकते हैं। आपका क्या बिजनेस इनकम है पर एनम, सालाना, आपका क्या सैलरी है सालाना, या फिर मंथली भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दोस्तों दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछेंगे कि व्हाट विल यू गेट यू बैक। ओके, क्या है कि आपको इंडिया वापस लाएगा, और क्या चीज़ है कि आप अपने होम कंट्री से वापस आएंगे, क्या गारंटी है कि आप वापस आएंगे। तो इसका भी आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि देखिए, मेरा फैमिली है इधर, मेरे बच्चे हैं, मेरे स्पाउस है, या फिर मैं यहाँ पे जॉब है, बिजनेस है, मेरे माता पिता है, वगैरह वगैरह, मेरा प्रॉपर्टी है। ये सब करने के लिए मेरे को वापस आना पड़ेगा। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा कि आपका होम टेस्ट क्यों वापस आएंगे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सभी इसलिए मैं कहता हूँ कि देखिए, बीच में टोक रहा हूँ आपको,
जाने के पहले ना, जब मान लीजिए आपका OFC और अपॉइंटमेंट मिल गया, ऐसा नहीं कि ऐसे चले जाए भाई, होमवर्क करके जाइए, तैयारी करके जाइए, कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके पास आंसर रहना इम्पॉर्टेंट है, राइट। और दूसरा क्वेश्चन है कि हैव यू ट्रैवल्ड एनी अदर कंट्रीज, क्या इससे पहले आप कहीं इंडिया के बाहर ट्रैवल किए हैं या नहीं, या फिर अपने होम कंट्री से ट्रैवल किए हैं या नहीं। अगर नहीं किया तो बता दिए कि नहीं, अभी ट्रैवल नहीं किया है, मैंने यही पहला अपना इंटरनेशनल ट्रैवल है। हालांकि इंडिया के अंदर हम बहुत घूमे हैं एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। अगर घूमे तो बता दीजिए कि मतलब हाँ मैं घूमा हूँ, इससे पहले ये कंट्री घूमा हूँ। अब ये मत बताना कि 10-15 साल पहले कौन सा घूमा था या फिर अभी कौन सा घूमा था। लेटेस्ट रिसेंट वाला बताना, 1-2। आप अगर 10 कंट्री घूमे हैं तो आपको 10 कंट्री के बारे में नहीं बोलना है, 1 या 2 रिसेंट 2-3 बता सकते हैं, अगर आप जितना आपको याद है रिसेंट। अब ये भी देखा जाए कि सर नहीं सर, कुछ लोगों ने बोला है 5 साल के DS में पूछा है कि 5 साल तक क्या घूमे हैं, पिछले 5 साल में वो लिखना है, वही बताना। ऐसा ज़रूरी नहीं है। लोगों को पूछा गया कि 10 साल पहले वहाँ गए थे, कहाँ गए थे, क्या, उसका भी क्रॉस क्वेश्चन हुआ था। मान लीजिए आप 15 साल पहले कहीं गए थे, उसका भी पूछते हैं। तो आपको सभी पता रहना चाहिए, सभी कहाँ जहाँ गए तो उसके बारे में आंसर देना पड़ेगा। मेंटली प्रिपेयर होना चाहिए कि कुछ भी पूछ सकते हैं किसी भी कंट्री के बारे में, भले मैं 20 साल पहले गया हूँ, उसका आंसर देना पड़ेगा आपको। हालांकि अगर आप वो आपको पूछेंगे तो बताना पड़ेगा कि रिसेंट वाला, मैं यहाँ इस 2 कंट्री गया था इस चीज़ के लिए, इतने दिन के लिए, और वैसे मैं बहुत सारे कंट्रीज़ गया हूँ। अगर वो डिटेली पूछेंगे तो उसका आंसर देना। वो खुद पिकअप करते हैं कि 1 या 2 कंट्री को, भले वो रिसेंट वाला है, बहुत पुराना वाला, वो पूछते हैं कि क्यों गए थे, किस लिए गए थे, वगैरह वगैरह, तो आपको आंसर करना पड़ेगा। हालांकि जाने के पहले मैं फिर से बोल रहा हूँ, जितने भी कंट्रीज़ गए हैं देखिए कि आप कोई भी लंबा नहीं ठहरे हैं। अगर कहीं पे लंबा ठहरे हैं तो आपको वर्क परमिट के साथ ठहरना होगा, मतलब ये ठहरे होंगे। कहीं पे जॉब किए तो चलेगा। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा में कहीं पे गए हैं और आप महीने रुके हैं, कुछ महीने 4-5 महीने, तो दिक्कत हो जाएगा। आपके पास स्ट्रॉन्ग रीज़न रहना पड़ेगा कि आप टूरिस्ट वीज़ा में उतना लंबा क्यों रहे, क्योंकि कोई भी थर्ड पर्सन मान सकता है कि आप टूरिस्ट वीज़ा में गए 6 महीना ठहरे तो काम किया होगा, इलीगल है। तो टूरिस्ट वीज़ा में जो भी गए हैं, मैं मान के जाता हूँ कि आप 1 या 2 हफ्ते के लिए गए होंगे, मैक्सिमम 3 वीक से ज़्यादा नहीं है। दूसरा क्वेश्चन आएगा दोस्तों कि वो पूछेंगे आप US में जितना भी टाइम रह रहे हैं, 1 हफ्ता, 2 हफ्ता या 1 महीना, क्या करेंगे। दोस्तों पर्पस ऑफ विजिट में आपने बता ही दिया है, और उनको पता भी है कि क्यों जाएंगे। फिर वो क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, किया भी है कि क्या करेंगे। वो ट्विस्ट करके बार बार सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से पूछेंगे, ये जानने के लिए आपके मन में क्या है, मतलब एग्जैक्टली क्या करेंगे। आप बोलना चाहते हैं कि मैं घूमने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन फिर पूछेंगे जानने के लिए आप क्या करने के लिए जा रहे हैं, या आप बताएंगे कि मैं अपने रिलेटिव से मिलने के लिए जा रहा हूँ, फिर पूछेंगे क्या करेंगे, गलती से आप कुछ बता देंगे, राइट। हो सकता है कि आप मीटिंग के लिए जा रहे हैं, लेकिन फिर पूछेंगे, हो सकता है कि मीटिंग के लिए ना जाओ, जाके आप वहाँ पे काम करें। इसलिए बार बार क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको जो सच है वही बताना पड़ेगा कि आपका प्लान, यानी कि 2 हफ्ता के लिए जा रहे हैं तो 2 हफ्ता US में क्या करेंगे, वो क्लियर कट प्लान आपके पास होना चाहिए कि फर्स्ट हफ्ता में मैं ये चीज़ करूँगा, सेकेंड हफ्ता में ये चीज़ करूँगा। एग्जाम्पल, फर्स्ट हफ्ता में मैं फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करूँगा, सेलिब्रेट करेंगे या फिर ग्रेजुएशन सेरेमनी अटेंड करेंगे। सेकेंड हफ्ता में हम थोड़ा सा घूम लेंगे। ऐसा ही अगर बिजनेस के लिए जा रहे हैं तो फर्स्ट हफ्ता में हम मीटिंग्स करेंगे, क्लाइंट से मीटिंग करेंगे, वहाँ पे कलीग के साथ मीटिंग करेंगे, ब्रीफिंग करेंगे। उसके बाद सेकेंड हफ्ता में ये देखेंगे कि छोटा सा इंटरनल ट्रेनिंग हो, यानी कि काम हम नहीं करेंगे, मतलब कुछ डिस्कशंस होगा, मतलब क्रॉस क्वेश्चन होंगे किस प्रोडक्ट के बारे में या नए प्रोजेक्ट के बारे में। फिर क्रॉस क्वेश्चन फॉलोअप क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट वाला कि ड्यूरेशन विजिट। देखिए जब आप US जा रहे हैं तो DS 160 में लिखा भी होता है कि कितना ड्यूरेशन है, फिर भी वो पूछते हैं। सिंपल चीज़ है दोस्तों, आप कहीं पे जॉब अप्लाई करते हैं, CV में, रिज्यूमे में पूरा का पूरा लिखा होता है, फिर से वो सेम क्वेश्चन पूछते हैं। आप नहीं बोल सकते कि सर CV में लिखा है, रिज्यूमे में जाके पढ़ लीजिए, नहीं थोड़े ना बोल सकते। आप वो अपने मुँह से सुनना चाहते हैं, आपसे डायरेक्टली सुनना चाहते हैं, तो पूछ सकते हैं कि आप कितने टाइम के लिए जा रहे हैं। आपको एग्जैक्टली बताना पड़ेगा कि क्या प्लान, 2 हफ्ते के लिए जा रहे हैं तो 2 हफ्ते के लिए जाना है। DS 160 में वही लिखाना चाहिए। अगर DS 160 में 1 हफ्ता लिखा है, यहाँ पे 2 हफ्ता बोल रहे हैं, तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो गलती कोई नहीं है। वो पूछेंगे कि आपने तो DS 160 में 1 हफ्ता लिखा है, यहाँ पे 2 हफ्ता क्यों लिखा, आपको रीज़न देना पड़ेगा। अच्छी बात है, अब 1 हफ्ता लिखा है DS 160 में, यहाँ पे 2 हफ्ता, 1 ही हफ्ता बोला, लेकिन आप जाएंगे 2 हफ्ता रहेंगे, वो गलत बात है। जो है सच बताना पड़ेगा। भले ही DS 160 में आपका 1 हफ्ता लिखा है, बोला कि प्लान चेंज हो गया इसलिए हम 2 हफ्ता चाहिए, क्या करेंगे 2 हफ्ता, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो ड्यूरेशन पूछेंगे, आपको बताना पड़ेगा। मैं यही बोलूँगा कि DS 160 सही तरीके से फिलअप कीजिए,
फिलअप करके उसके बाद चेंजेस मन में आए उसके बाद जाके कोई और जवाब दे, एक्सप्लेन करे, वो सब अवॉइड कीजिए। पहले प्लान कर दीजिए कि क्या करना है, क्या क्या करना है। प्लान होने के बाद उसके बाद DS-160 फिलअप करना, ताकि एक्यूरेट करेक्ट डिटेल्स आप फिलअप करें। उसके बाद वही जाके आंसर करें, क्योंकि वो रिलेट करते हैं DS-160 में क्या लिखा है, आपने क्या जवाब दिया, राइट। दोस्तों लास्ट क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन नहीं बोलूँगा, ये जो एडिशनल रिक्वायरमेंट आया है मैं बार बार हर वीडियो में बोलता जाऊँगा ताकि आपको याद रहे कि वो 2 पूछेंगे क्वेश्चन आंसर के बाद कि क्या आप US में जाके इलीगल काम करोगे, कोई इलीगल एक्टिविटी करोगे। हालांकि नहीं करेंगे, ऐसे तो लोग नहीं है, ऐसा लोग करने से मैं वीज़ा अप्रूव नहीं हुआ आपका, आपको सिंपल कहना है नो। दूसरा चीज़ पूछ सकते हैं कि पूछेंगे कि क्या आपको अपने देश में या इंडिया में डर लगता है, किसी चीज़ का डर है, कोई जान का खतरा है, आपको कहना है नो। ऐसे क्यों होगा, हम तो अच्छे हैं, बिंदास। ये भी पूछ सकते हैं कि क्या आप अपने देश में खुश हो, नहीं खुश हैं, तो आपका आंसर ये नो बोलना पड़ेगा। खुश है यस, कोई डर है आपके देश में, नो नो नो। यानी इलीगल एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे, नो। आपको डर है अपने देश में, नो। क्या आप अपने देश में खुश हैं, यस। ये दोनों करना पड़ेगा दोस्तों। ये सब दोस्तों ये कर रहे हैं कि क्योंकि वो आपसे कंफर्मेशन लेना चाहते हैं कि US में जाके आप असाइलम फाइल ना करें। जो कोई भी असाइलम का केस है वो डिफरेंट स्टोरी है दोस्तों, डिफरेंट केस है, डिफरेंट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका प्रोसेस अलग है। ज़्यादातर लोग पिछले हिस्ट्री में देखा जाए कि जो लोग जाते हैं थोड़े से रह जाते नहीं आते, वहाँ पे जाके असाइलम फाइल करते हैं, जो गलत बात है। असाइलम का ये टॉपिक ही अलग है, असाइलम का मतलब ही अलग है, उसका प्रोसेस अलग है। B1 B2 वीज़ा में उसको मिक्स नहीं करना है। दोस्तों ये थे टॉप क्वेश्चंस और आंसर्स B1 B2 वीज़ा अप्रूवल होने के लिए। दोस्तों मैं जाते जाते वीडियो एंड करने के लिए कुछ बोनस टिप्स दे के जाता हूँ आपको। देखिए दोस्तों, जब आप ये काम भी किया है, ये वेरी वेरी स्ट्रांग है, ये हर वीडियो में हर किसी के साथ ये हेल्प हुआ है। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं दोस्तों, उस दिन आपके मन में कोई भी क्वेश्चंस नहीं होना चाहिए, कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जो भी कन्फ्यूजन है इंटरव्यू जाने के पहले रहना चाहिए, तैयारी करके जाइए। उस हॉल में, इंटरव्यू हॉल में कोई भी क्वेश्चंस का कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। आपके मन में जो भी क्वेश्चन है क्लियरली आंसर करना पड़ेगा, और वहाँ पे उस माहौल पे आपको कोई टेंशन लेना नहीं है। जो होना होगा होगा, आपने कर लिया, आपको अपना बेस्ट देना है। और जाएंगे ये कुछ लोग वो समझते हैं कि मतलब ग्रीट करे ना करे, सिंपल चीज़ दोस्तों। वो पासपोर्ट लेते हैं, ऑफिसर आपका जब टर्न आएगा आपको अच्छे से स्माइल के साथ, अच्छे से एनर्जी के साथ, हेलो सर दिस माय पासपोर्ट, हेलो मैडम दिस माय पासपोर्ट बोल के आपको देना पड़ेगा। सर मैडम ही बोलना पड़ेगा, ऑफिसर मत बोलना, और थोड़ा सा स्माइल रहना पड़ेगा। और भले ऑफिसर आपको ग्रीट करे या ना करे, गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोले या ना बोले, आपको गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून बोलना ही पड़ेगा। और आप किसी क्वेश्चन का भी आंसर दे रहे हैं, आपको आई कॉन्टैक्ट के साथ आपको आंसर करना पड़ेगा, थोड़े से स्माइल के साथ, तभी वो आपको जज कर पाएंगे, आपको रीड करेंगे। दोस्तों आपको लगेगा कि ऑफिसर मेरे तरफ नहीं देख रहा है, वो टाइप कर रहे हैं, मतलब ऐसा नहीं है दोस्तों। सडनली देखते हैं, गौर से आपको देखते हैं, तो फेस आई कॉन्टैक्ट के साथ आंसर कीजिए ईच एंड एवरीथिंग, थोड़ा सा स्माइल के साथ। स्माइल थोड़ा सा होने से, अगर आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं है, मतलब कम है, तो कवर हो जाता है। हालांकि मैं ये कहूँगा कि कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है तो कॉन्फिडेंस के साथ देना, उसके साथ साथ ध्यान रखना है कि ओवर कॉन्फिडेंस मत देना। नेचुरली कॉन्फिडेंस के साथ डरना नहीं है, वहाँ पे बिल्कुल नहीं डरना है, नेचुरली रहना है, ना लेस कॉन्फिडेंस ना ओवर कॉन्फिडेंस। थोड़े से कॉन्फिडेंस के साथ, थोड़े से स्माइल के साथ स्ट्रांगली आंसर देना पड़ेगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के लिए 2 to 3 लाइन्स, और दूसरे क्वेश्चन के लिए 1 लाइन। ध्यान में रखना, नो 1 word आंसर्स, ओके। कुछ लोग कहते हैं कि आंसर टू द पॉइंट, ऐसा नहीं होता है। 1 लाइन आंसर दीजिए, एक्सप्लेन कीजिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है, पर्पस ऑफ विजिट, आप क्या काम करते हैं, वहाँ पे क्या करेंगे, राइट। तो ये था दोस्तों, ये थोड़ा जाते जाते मैंने सोचा कि थोड़ा सा बोनस पॉइंट दें। और अभी देखिए कुछ टाइम अपना नया गवर्नमेंट आने के बाद थोड़ा सा वहाँ की बात कर रहा हूँ, ट्रम्प साहब थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो गया था, अभी भी स्ट्रिक्ट है। तो लोगों ने बिल्कुल वीज़ा अप्लाई करना बंद कर दिया था, अभी फिर से शुरू कर रहे हैं। अभी सही तरीके से शुरू कर रहे हैं, सही काम के लिए, सही पर्पज़ के लिए, तो अच्छा लग रहा है मुझे। तो आप में से बहुत लोग उन्होंने ट्राई कर रहे हैं। और अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए B1 B2 वीज़ा इंटरव्यू प्रिपरेशन में, डॉक्यूमेंट क्या क्या लगता है उसमें, या फिर क्या क्या क्वेश्चंस आएंगे आपके प्रोफाइल के हिसाब से, क्या आंसर होना चाहिए, कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, मॉक सेशन करवाना है, तो ईमेल कीजिए, मैं हेल्प करूँगा, आपकी कोशिश करूँगा पूरी हेल्प करने के लिए। तो चलिए, आज का वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन आंसर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जो भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। और अगर इससे भी ज़्यादा डिटेल, यानी कि सिर्फ ये 10 क्वेश्चन नहीं, सर हमको सारे के सारे क्वेश्चंस कवर करना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए, ईमेल कीजिए। दूसरा वीडियो लाऊंगा, फॉलोअप वीडियो,
सारे के 25 to 30 क्वेश्चंस का रखूँगा। उसके बाद ऐसा कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं जो वहाँ पे आपको नया लगे, सारे के सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक अगर आप इस वीडियो में अगर आप वीडियो पहली बार देख रहे हैं, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस टाइम टू टाइम अपलोड करते रहता हूँ, यूएस एम्बेसी का अपडेट हो या फिर B1 B2 वीज़ा के बारे में। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय।